आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो कल मैंने स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है उसको शुरू किया था, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी के अंदर मैंने जो है वो एक फार्मूला राइट डाउन किया था, ठीक है जी, आर ऑफ लैम्डा के लिए, ठीक है। और वो हमने फार्मूला तो देख लिया था इंटेंसिटी का। तो हमने जो है उस फार्मूले के लिए मैंने वो ग्राफ जो है उसको प्लॉट करना है। तो ग्राफ आप देखें कि ये हमारे पास इस साइड के ऊपर जो है वो हम स्पेक्ट्रल रेडियंसी ले लेंगे, ये इस तरफ आर ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है जी। और इस साइड के ऊपर जो है वो वेवलेंथ ले लेंगे माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। अब आप ये ग्राफ प्लॉट किए, मतलब वो जो रेडिएशन से निकलती रही उसके अंदर से ब्लैक बॉडी में से, उसके लिए जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ग्राफ जो हैं वो प्लॉट किए गए। तो एक ग्राफ जो स्लोवेस्ट टेम्परेचर के ऊपर यहाँ से शुरू हुआ, फिर उससे ज़रा हायर टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी सी उसकी पीक ज़्यादा आई, फिर उससे जो हायर टेम्परेचर है उस पर उससे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा आई, फिर उससे हायर टेम्परेचर के ऊपर उससे ज़्यादा आई, और जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर था उस पे सबसे ज़्यादा पीक जो है वो आई, ठीक है। तो ये आप देख लें कि ये पीक्स आती रही डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसका पहले का ये है 1600 केल्विन, इसके बाद दूसरा जो है इसका 1800 केल्विन, ये जो तीसरा है इसका 2000 केल्विन, और ये जो चौथा है इसका 2200 केल्विन, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 टेम्परेचर्स के ऊपर 4 मुख्तलिफ ग्राफ हैं, ठीक है। और जहाँ पर जिसके ऊपर पीक आती है, ये वाली हर ग्राफ की जो पीक आती है जिसके ऊपर, ये एक्चुअली जिधर पीक आई है वो उसका लैम्डा मैक्सिमम है, ठीक है। यानी कि वो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है। जिधर पीक आती है वहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है कि इनिशियली वेवलेंथ बढ़ती है तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी बढ़ना शुरू होती है, लैम्डा मैक्सिमम के ऊपर जाकर स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम होती है, और उसके बाद फिर डिके करना शुरू कर देती है। तो अब यहाँ से ये पता चला कि ये वेवलेंथ एक जैसी तो नहीं है। देखें ना, अगर वेवलेंथ एक जैसी होती तो फिर तो स्ट्रेट लाइन आ जाती, ऐसे ही था ना। फिर तो ये तो देखें ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर जो है वो आ रहा है। तो अगर तो एक जैसी वेवलेंथ आ रही होती तो फिर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर क्यों आता, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को जो है वो एक्सप्लेन करने का मसला था, ठीक है। अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ रहा है। एरिया अंडर द कर्व का मतलब है पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। जितना एरिया अंडर द कर्व बढ़ रहा है उतनी ही पावर पर यूनिट एरिया भी बढ़ रही है। यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है उसका सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व है, तो जिसका सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व है इसका मतलब है कि उसकी पावर या एनर्जी या रेडिएंट इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि आप जितना टेम्परेचर, हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये बात पढ़ी है कि आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ये पढ़ी थी ना कल बात ये वाली, ये आपने पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला आपने स्टडी की है,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि जूं जूं टेम्परेचर इंक्रीज होता है एरिया अंडर द कर्व जो है ग्राफ के वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और इसका मतलब ये है कि पावर जो रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि वी सी दैट, हम ये कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जूं जूं टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, सो डज द एरिया अंडर द कर्व आल्सो इंक्रीजेस। तो एरिया अंडर द कर्व आल्सो जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसलिए so the radiant intensity also increases। तो जो रेडियंट इंटेंसिटी होती है वो भी फिर इस वजह से ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो अब ये जो हमारे पास इन कर्व्स है, इन कर्व से ये बात क्लियर हो रही है कि टेम्परेचर जो है जब कैविटी का इंक्रीज करता है तो जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की वो शिफ्ट करती है टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है ना, अब जितना ये यहाँ पर ये लैंडा मैक्सिमम जो आ रही है, एक्चुअली ये कौन सी आ रही है, ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ रही है। जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन कर्व से हमें बेस पता है। अब इसकी बेस के ऊपर ये जो रिजल्ट निकला, इसकी बेस को पहले तो आपने एक देखा ना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एक और लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अब हमने वो देखना है। द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है जी, वीन्स ने एक लॉ जो है इनको के लिए दिया। अब जो रेडियंसी स्पेक्ट्रल कर्व हैं वेवलेंथ के लिए, जहाँ पर जो रिस्पेक्टेड रेडियंसी है वो मैक्सिमम है, और ये कब मैक्सिमम है देखें ना, इस जगह पर मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम कब है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम किसके ऊपर है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यही है ना, तो इसी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेक्ट्रल इस आर ऑफ लैम्डा डी ऑफ लैम्डा को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल रेडिएशन, बेसिकली विच इज़ व्हाट, रेडियंट इंटेंसिटी। जो रेडियंट इंटेंसिटी है, यानी कि रेडियंट इंटेंसिटी इस टेम्परेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा है, हायर टेम्परेचर के ऊपर जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो लैम्डा मैक्सिमम है, अब हमने क्या कहा, हाई टेम्परेचर के ऊपर वेवलेंथ किस तरफ शिफ्ट होती है, शॉर्टर की तरफ। यही पढ़ा ना आपने पहले कि लॉन्गर वेवलेंथ रेड होता है, जूं जूं टेम्परेचर बढ़ता है वो शॉर्टर की तरफ जाता है, वाइट कलर का शॉर्टर होता है। तो चूंकि शॉर्टर की तरफ वेवलेंथ हायर टेम्परेचर के ऊपर शिफ्ट हो रही है, तो वीन्स ने कहा कि जो लैम्डा मैक्सिमम आ रही है, लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। ठीक है, वीन्स ने कहा कि लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो उसने कहा कि लैम्डा मैक्सिमम जो है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर टी। उसने कहा कि ये कांस्टेंट ओवर टी के बराबर है। तो यहां से लैम्डा मैक्सिमम जो है ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टी लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके बराबर आ जाए।
तो ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं वीन्स लॉ। और यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है लैम्डा मैक्सिमम टी जो है ये बराबर होती है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन के बराबर। तो ये इक्वेशन जो है ये वाली सारी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है जी, ये सारी इक्वेशन क्या कहलाती है? वीन्स डिस्प्ले। अब ये दूसरा लॉ आपने स्टडी किया, पहले कौन सा किया था? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वो क्या था? E इज इक्वल टू, यहाँ आई ऑफ टी इज इक्वल टू सिग्मा T4। ठीक है जी, तो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। और इसको जो थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन है स्पेक्ट्रल रेडियंस का, उसके लिए जब इसको चेक किया गया तो ये जो था ये सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा था शॉर्ट वेवलेंथ को। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ को सेटिस्फाई कर रहा था, ये लॉन्ग वेवलेंथ को सेटिस्फाई, क्योंकि हमने इसके अंदर ये कह दिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉ जो था ये सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ को सेटिस्फाई कर रहा था, लॉन्ग वेवलेंथ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, दिस लॉ is only for short wavelength। ये लॉ जो है ये सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए था, ये लॉ जो है ये लॉन्ग वेवलेंथ को प्रूव नहीं कर रहा था। ठीक है, ये फिट नहीं था आ रहा और ये फेल हो रहा था लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर हम इसको सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के ऊपर फिट हो रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर ये फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें पहले असम्पशन ये आपने लिया है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है। अब मसला ये आ रहा था कि अब इसके अंदर कोई एक वेवलेंथ तो नहीं आ रही है, आप देखें ना ये बढ़ के कम हो रहा है, तो इसमें तो लॉन्ग वेवलेंथ भी है और शॉर्ट वेवलेंथ भी है। तो इसका मतलब है कि ये लॉ जो है, एक बात तो यह है कि इट फेल्स फॉर लॉन्गर वेवलेंथ्स। अब ये एक मसला था कि लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर ये फेल हो रहा था। अब इस मसले को हल करने के लिए दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रैले और जीन्स। उन्होंने एक और जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाले कर्व जो है ना ये एक्चुअली शॉर्ट वेवलेंथ के नहीं है, ये सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ के। मतलब वो जब एक्सपेरिमेंटल डेटा का ये होता है कर्व फिटिंग की जाती है, वो कर्व फिटिंग कर रहे थे तो कर्व फिटिंग के अंदर वो उनके जो फार्मूले थे ना, इन्होंने क्या थे कि फार्मूले वो भी हम ड्राइव करेंगे कि जो इन्होंने फार्मूले निकाले थे। ठीक है, उनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको। वो फार्मूले जो होते हैं उनके अंदर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रखते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। अब ये जो ग्राफ आए हुए हैं ये किससे आए हुए हैं? एक्सपेरिमेंट्स। इनके फार्मूले थे क्या थे? थ्योरेटिकल थे। अब इन्होंने जब इसके साथ अपने उनकी कर्व फिटिंग करने की कोशिश की तो वो नाकाम हो रहे थे। एक कह रहा था कि मेरा लॉन्ग के लिए फिट आ रहा है, एक कह रहा था कि मेरा शॉर्ट के लिए जो है वो फिट आ रहा है। तो रेले और जेन जो है इन्होंने भी फिर एक और फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया। अब रेले और जीन्स जो हैं इन्होंने दो फार्मूले सजेस्ट किए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, लेकिन कोई भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के लिए फिट नहीं था।
सन 1900 के अंदर 2 फार्मूलाज are introduced and no one is fit for the experimental curves, और कोई भी जो है वो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के लिए फिट नहीं था। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि ये हमारा फार्मूला जो है ना, इनका ने जो फार्मूला कहा वो फिट आ रहा है लॉन्ग वेवलेंथ रेंजेस के लिए, तो ये भी अनसैटिस्फैक्टरी था क्योंकि इसमें सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ तो नहीं है। ठीक है, देयर फार्मूला ओनली फिट इस कर्व को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ भी है, लॉन्ग वेवलेंथ भी है। ठीक है, तो दोनों इसका मतलब है कि फेल हो गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि दोनों किस पर कर रहे थे इसकी एक्सप्लेनेशन? क्लासिकल थ्योरी के ऊपर। अभी इनको क्वांटम का पता नहीं था, इसलिए अब जाहिर बात है कि जो हम जब भी फिज़िक्स के अंदर कोई चीज़ करते हैं वो फिज़िक्स के लॉज के अंदर रह के की जाती है। ठीक है, उसके लॉ से बाहर निकल के कभी भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो एक हर सब्जेक्ट के एक फंडामेंटल्स होती हैं, इसी तरह फिज़िक्स की भी फंडामेंटल्स हैं। आप उन फंडामेंटल्स से बाहर नहीं निकल सकते, आपने उनके अंदर ही रह के उसको। तो वो जब उसके अभी वहाँ उस वक्त क्वांटम थ्योरी का तो अभी ओरिजिनेट हुआ ही नहीं था। ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर, तो उसके बाद यहाँ से साइंसदानों ने जो है वो क्वांटम थ्योरी के ऊपर सोचना शुरू किया था। अब यहाँ से मसला है कि अब ये दोनों का ही नहीं फिट आ रहा, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ और का आ रहा है, यानी कि ये रेडिएशन जो निकल रही हैं इनके अंदर लॉन्ग वेवलेंथ भी हैं और इनके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ भी हैं। तो फिर कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जो लॉन्ग और शॉर्ट को क्या करे, सेटिस्फाई करे। लेकिन वो फार्मूला जो है वो क्लासिकल थ्योरी से नहीं निकल सकता। ठीक है जी, दोनों फेल हो गए। अब इसके बाद तीसरा साइंटिस्ट जो है वो आया, जिसने पहली दफ़ा जो है उसने डिस्क्रीटनेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। वो साइंसदान था जिसका नाम है प्लांक। ठीक है, प्लांक ने अपना रेडिएशन लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ये डस्टर कोई नहीं? तो अब हमने नेक्स्ट जो है जो चीज देखनी है वो प्लांक का रेडिएशन लॉ। अब यहां तक आपको बात क्लियर है कि स्टीफन वीन्स और ये इधर तक तो बात हमें पता लग गया इन तीन लॉज की। प्लांक्स रेडिएशन लॉ। अब जो है प्लांक जो है वो उसने इन एक्सपेरिमेंटल कर्व्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इसने जो फार्मूला दिया वो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के साथ मैच कर रहा था। इसका जो फार्मूला था, क्योंकि इसने क्वांटम थ्योरी का ओरिजिन जो है उसको स्टार्ट कर दिया था, इसने वो वाली जम्पशन ली थी। अच्छा, अब आप देखें कि जो वीन का फार्मूला है, वीन्स का फार्मूला जो है वो है आर ऑफ लैम्डा स्पेक्ट्रल रेडियंसी का C1 लैम्डा -5
ई की पावर C2 ओवर लैम्डा टी, ये वीन्स का फार्मूला जो कि किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। दूसरा है रैले और जीन्स का, जो वो है R ऑफ लैम्डा 2 पाई CKT लैम्डा 4। ये फिट है किसके लिए, लॉन्ग के लिए। अब यहाँ पर ये दोनों ही फेल हो रहे थे। मैक्स प्लैंक जो है उसने एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया रेडिएशन की नेचर के बारे में, और वो जो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था रेडिएशन की नेचर के बारे में, उसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वो जो कॉन्सेप्ट था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये वाला रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट उसने क्वांटम, ठीक है, उसने डिस्क्राइब किया डिस्क्रीट बिहेवियर ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। कौन सी रेडिएशन, डिस्क्रीट। प्लांक डिस्क्राइब द discrete behavior of the radiation। तो प्लांक ने डिस्क्रीट बिहेवियर, उसने कहा कि ये जो वेवलेंथ, ये जो रेडिएशन निकल आ रही है ना, दीज आर रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। वेव क्या होती है, एनर्जी होती है, और क्या होती है, तो रेडिएशन भी एनर्जी होती है। तो उसने कहा कि ये बेसिकली जो है दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के पैकेट निकल रहे हैं। एक ही तरह की एनर्जी नहीं सारी आ रही जो कि एक ही वेव फ्रंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नो। उसने कहा कि दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कमिंग, और उसने इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा का नाम दिया। वन पैकेट ऑफ एनर्जी जो है उसने कहा कि दैट इज वन क्वांटा या वन क्वांटम, तो वहां से फिर ये लफ्ज आया क्वांटम। तो उसने कहा कि ये जो रेडिएशन निकल रही हैं ये डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं, और ये डिफरेंट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, हर पैकेट की वेवलेंथ दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। मैंने कल भी आपको कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट का बताया था। मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि ये सीधी लाइन खींच दो तो ये कॉन्टिन्यूस है, इसकी वेवलेंथ करूँगा तो एक ही आएगी। लेकिन अगर ये कट कट के यूँ आ रही हो, ऐसे 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 ऐसे, इसकी मुख्तलिफ, इसकी मुख्तलिफ, इसकी मुख्तलिफ, इसकी मुख्तलिफ, इसकी मुख्तलिफ। अब आपके पास जैसे डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4, ये क्वांटाइज्ड है। 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है। लेकिन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये लगा नहीं है, क्योंकि उसमें 1 ही आ रहा है, 1 के साथ आगे डेसिमल के अंदर आ रहा है। तो ये चीज़ क्वांटाइज्ड है, ये चीज़ कॉन्टिन्यूस। समझ आ रही है? दैट इज क्वांटाइज्ड, दिस इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये डिफरेंट है ना। 1 और है, 2 और है, 3 और है, 4 और है। 1.1 1 ये एक ही तसलसल है, ये एक ही तसलसल के अंदर चल रहा है। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 एक ही चलता जा रहा है, फिर 2 पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये क्वांटाइज्ड है, ये क्वांटम है एक्चुअली, अलग जो चीज़ दूसरे से बिल्कुल अलग हो, दैट इज क्वांटम। तो उसने कहा कि ये जो रेडिएशन निकल रही है एक्चुअली ब्लैक बॉडी के अंदर से, ये ब्रस्ट ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी के ब्रस्ट आ रहे हैं, एनर्जी के पैकेट्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं एज कंपेयर टू द कॉन्टीन्यूस एनर्जी। ये कॉन्टीन्यूस एनर्जी नहीं है। और उसने ये जो ब्रस्ट ऑफ एनर्जी थे उनको कहा कि ये क्वांटा है, उनको क्वांटा का
नाम दिया, और हर क्वांटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हर क्वांटम की जो एनर्जी है या हर क्वांटा की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस क्वांटा की फ्रीक्वेंसी के। अब जारी बात है वो क्या रेडिएशन है, तो वो ब्रस्ट के हैं, वो उसके अंदर वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ अगर हो, जिस तरह वेव की फ्रीक्वेंसी होती है उसी तरह उसकी वेवलेंथ होती है, जैसे उसकी वेवलेंथ होती है उसी तरह उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक रिलेशन भी होता है, अगर आपको याद हो कि V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन शायद आपको पता हो, ठीक है ना, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये किसके लिए है, वेव के लिए। V इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, तो उसने अब यहाँ पर ये कहा कि जो ये ब्रस्ट निकल रहे हैं एनर्जी के, he regarded रेडिएशन, उसने कंसिडर किया, रिगार्ड किया रेडिएशन को एज इट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लिटल bursts ऑफ एनर्जी, जो कि कुछ छोटे लिटिल ब्रस्ट ऑफ एनर्जी हैं, रादर देन कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। तो ये ब्रस्ट ऑफ एनर्जी जो हैं आर नोन एज क्वांटा। These bursts of energy are known as quanta। ये bursts of energy जो हैं इनको हम क्वांटा का नाम जो है वो देते हैं। तो हर क्वांटा जो है उसकी जो एनर्जी है E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है F के, फ्रीक्वेंसी के। तो E जो है ये बराबर आ जाता है HF के। H जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी। तो ये H जो है असल में ये बेसिकली असल चीज़ है जो कि आपको बताती है इसके बारे में कि हम अब क्लासिकल से क्वांटम फिज़िक्स के अंदर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक जो फार्मूला था, अब इसने जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, यानी कि जो थ्योरेटिकल फार्मूला निकाला, वो दोनों शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए वैलिड था। तो मैक्स प्लैंक का फार्मूला जो था वो था R ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2πc² डिवाइडेड बाई लैम्डा 5 1/e⁻⁻⁴ hc लैम्डा KT -1, और ये वैलिड था ऑल रेंजेस ऑफ वेवलेंथ के लिए, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग तमाम वेवलेंथ्स के लिए ये वैलिड था। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल रेंजेस ऑफ वेवलेंथ्स, तमाम रेंजेस जो थी यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग, उनके लिए ये
एप्लीकेबल था। तो अब इसके लिए प्लांक ने एक कर्व ड्रा किया, एक मिनट ज़रा मैम को कहना कि मैं ये कर्व ड्रा कर लूँ, तो फिर उनको बुलाता हूँ अंदर, ठीक है, या अब मैं टॉपिक फिनिश कर लूँ। ठीक है, ये कर्व था इसका। अब इसमें ये कर्व वीन का आ रहा था और ये रेले जीन का आ रहा था। ये वीन्स कर्व था, ठीक है। ये वाला कर्व जो आ रहा है ये प्लांक कर्व है और ये रेले जीन्स कर्व, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला कर्व जो है आप देख लें, ये वाला ऊपर वाला, ये सारी वेवलेंथों के साथ मैच कर, अगर आप पिछले कर्व्स जो हैं उनको देखें तो, ठीक है जी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ से अब क्वांटम थ्योरी जो है वो स्टार्ट होगी थी, ठीक है। मैं अब इसको यहाँ पर लेक्चर को एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट पढ़ाऊँगा आगे।